आज का मेरा विषय है भारतीय शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संवैधानिक सुधारों की योजना और भारत में क्रमिक विकास के उद्देश्य से 1919 में एक अधिनियम पारित किया, जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जाएं, तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को सहयोग के लिए कहा और कहा कि यदि भारतीय सहयोग करते हैं युद्ध के अंदर, तो युद्ध के बाद भारत में क्रमिक विकासों की एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जाएगी जिसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना होगा। लेकिन इसके लिए भारतीयों को युद्ध में सहयोग करना होगा। तो हम देखते हैं कि भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया। परिणाम स्वरूप 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री मॉन्टेग्यू द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की गई। इस घोषणा का उद्देश्य भारतीयों को यह विश्वास दिलाना था कि युद्ध के उपरांत भारत में वैधानिक सुधारों की एक निश्चित योजना प्रस्तुत की जाएगी, जिसका उद्देश्य नागरिकों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ भारत में संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना करना है। मॉन्टेग्यू की घोषणा थी, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना हुआ। उत्तरदायी शासन की स्थापना धीरे धीरे ही संभव है। उत्तरदायी शासन की स्थापना का उद्देश्य भारत का संवैधानिक विकास करना है, और ये तभी संभव है जब भारतीय ब्रिटिश शासन का सहयोग करे। हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र द्वारा लोकतंत्र की रक्षा और आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजय हुए। परिणाम स्वरूप मॉन्टेग्यू की घोषणा को वास्तविक या यथार्थ रूप प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा 1919 में एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में वैधानिक सुधारों की योजना प्रस्तुत करते हुए भारत के प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना एवं द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करना था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के समय तात्कालिक भारत मंत्री मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इन्हें मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी। इस प्रस्तावना का तेज बहादुर सप्रू ने विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जा सकता है। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दो बात की जाए: प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध और स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाए। अगर इस अधिनियम का विश्लेषण करें तो इसकी विशेषताएं जो इंगित होती है उनको हम इस आधार पर वर्णन कर सकते हैं। पहला, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना। इस अधिनियम का उद्देश्य ही भारत में संवैधानिक या वैधानिक सुधारों की योजना प्रस्तुत करना और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। केंद्र में तो उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई, लेकिन प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया: रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय वो महत्वपूर्ण विषय ये वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसके अधीन रखे गए, और हस्तांतरित विषय जो कम महत्वपूर्ण विषय थे, इन विषय पर प्रांतों के मंत्रियों को नियंत्रण दे दिया गया और उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोहरा द्वैध शासन प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया, यानी कि प्रांतों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई, केवल कुछ सीमा तक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। दूसरी इस अधिनियम की विशेषता है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की अधिक नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा
प्रांतीय कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई। 4 सदस्यों में से 2 सदस्य लेने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब बड़े प्रांतों में 140 सदस्य, बड़े प्रांतों में अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई और छोटे प्रांतों में उसके अनुरूप नियुक्ति की गई। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रांतीय विधान परिषदों का पूर्ण गठन। प्रांतों में जो विधानसभाएं थी उनका पूर्ण गठन किया गया। जो बड़े प्रांत थे उनमें सदस्य संख्या 140 से अधिक रखी गई और जो छोटे प्रांत थे उनकी सदस्य संख्या 40-60 से कम रखी गई, जिनमें से 80% सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे और 20% जो सदस्य हैं उनका मनोनयन किया जाएगा। चौथी विशेषता इस अधिनियम की केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई। अभी भी केंद्र का संपूर्ण प्रशासन जो केंद्रीय परिषद थी उसके अधीन रखा गया, जिसके अध्यक्ष वायसराय थे। 5वीं इस अधिनियम की विशेषता है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा जहां पहले एक सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य होता था, अब उसे बढ़ाकर 3 कर दिए गए, यानी कि अब केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी 6ठी महत्वपूर्ण विशेषता है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का गठन। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधान सभा का यानी व्यवस्थापिका का गठन किया गया, जिसके 2 अंग थे, पहला केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। केंद्रीय विधान सभा में सदस्य संख्या 143 रखी गई, जिनमें से 103 का चुनाव और बाकी का मनोनयन होगा। राज्य परिषद जो द्वितीय सदन था उसकी सदस्य संख्या 60 रखी गई, जिसमें 33 का चुनाव और बाकी का मनोनयन होगा। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी की गई, यानी कि अब भारतीय जो प्रशासन है उस पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण कम कर दिया गया और गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका के अधीन ही उनको छोड़ दिया गया। 8वीं अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है भारत परिषद में परिवर्तन, यानी भारत पर शासन करने के लिए जो भारत परिषद का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया था उसमें सदस्य संख्याओं में परिवर्तन किया गया। अब सदस्य संख्या 8 से 12 कर दी गई और साथ ही इनके सदस्यों का वेतन भत्ते भी बढ़ा दिए गए। पहले प्रत्येक सदस्य को 1000 पाउंड वेतन मिलता था, उसे बढ़ाकर 1200 पाउंड कर दिया गया और भारतीय सदस्यों को 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता विकेंद्रीकरण की स्थापना। पहले प्रांतों के समस्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था, गवर्नर जनरल की परिषद को था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार या निर्णय लेने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रांतों में विकेंद्रीकरण की स्थापना की गई। जो पहले शक्ति का केंद्रीकरण केंद्र के अधीन था, अब प्रांतों को में भी जो है कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानसभाओं को दे दिया गया। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति विभाजन। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण विषयों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय ऐसे विषय थे जो महत्वपूर्ण विषय थे और हस्तांतरित विषय ऐसे विषय थे जो कम महत्वपूर्ण थे। रक्षित विषयों का पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद को दिया गया और हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांत की विधानसभा और उनके मंत्रियों के अधीन रख दिया गया। इसी तरह से केंद्र में भी शक्ति विभाजन विषयों को लेकर किया गया। जो महत्वपूर्ण विषय थे
वो केंद्र के अधीन रखे गए और कम महत्वपूर्ण विषय जो थे वो प्रांत को दे दिए गए। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता मताधिकार का विस्तार। अभी तक मताधिकार जो केवल सीमित था, अब उसे बढ़ा दिया गया। अब भारत की 10% से अधिक जनसंख्या को निर्वाचन का अधिकार दिया गया, यानी कि प्रांतों में जो निर्वाचन होगा, सदस्यों के निर्वाचन होगा, अब भारतीय 10% से अधिक भारतीय मताधिकार का प्रयोग कर अपनी सरकार को चुन सकते थे। नरेश मंडल की स्थापना। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि भारत में जो देशी रियासतें थी उनको खुश करने के लिए एक नरेश मंडल की स्थापना की गई, जिसके सदस्य 121 रखे गए। इस नरेश मंडल में जो देशी रियासत हैं उनके राजाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। जो बड़े प्रांत थे 109 सदस्य उनमें से नियुक्त किए गए और छोटे प्रांतों से 12 सदस्यों को इसमें मनोनयन किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों की आकांक्षा को शांत करना और भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था उस आंदोलन को कुचलना था और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति प्रस्तुत करना था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ऐसा धूरा खेल रचा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। यानी अधिनियम एक तरफ से कहता है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकार वही गवर्नर जनरल की परिषद के पास था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा दोहरा भेदभाव किया गया और यह अधिनियम भारत की आकांक्षाओं को, भारतीयों को शांत नहीं कर पाया और इस अधिनियम में इतनी कमियां रह गई कि ये भारतीयों को शांत नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो गए। धन्यवाद।